यही टेक्नोलॉजी जो महाभारत में आंखों देखा हाल बताते थे संजय बताते थे धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल, शायद वो भी यही टेक्नोलॉजी रही होगी। उनके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग करते होंगे, वो युद्ध स्थल को देखते होंगे, फिर अपने महाराज धृतराष्ट्र को बताते होंगे। हाँ, तो यही शायद टेक्नोलॉजी अब फिर आ गई, या तो तरक्की कहें या फिर क्या कहें, जो भी है, प्रलय है, ये है, इस तरह से। मेरी बात मेंस राइट की है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आज देश की जब बात करें तो देश हमारा जो है, बहुत विदेशों की बात नहीं है, लेकिन हमारे देश की ये विडंबना है भारत की कि यहाँ इतना बड़ा पक्षपात होता है, इतना अधिक पक्षपात होता है कि आप लोग यकीन मानिए 150 से पौने 200 व्यक्ति, 150 से पौने 200 व्यक्ति पुरुष, उनमें ऐसा नहीं है कि कोई अशिक्षित होते हों, ऐसा नहीं केवल मजदूर वर्ग होता हो, उनमें जो 150 से पौने 200 व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग, उनमें डॉक्टर हैं, उनमें वकील हैं, उनमें इंजीनियर हैं, उनमें नेता हैं, उनमें अभिनेता हैं, उनमें अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपनी प्रतिभाएं देश को दे सकते हैं, जो अपनी प्रतिभाओं से इस देश को फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बना सकते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है, हम मुकदमे लड़ लें, यहाँ बात केवल 125 सीआरपीसी केस लड़ने की नहीं है, बात डीवी एक्ट की नहीं है, बात 498 406 के केस लड़ने की नहीं है। यहाँ लोगों का जीवन जा रहा है, और लोगों का जब जीवन जाता है, जब लोगों का जीवन जा रहा है, तो उससे बड़ी वर्स्ट कंडीशन घर, परिवार, समाज, नगर, प्रदेश और देश के लिए नहीं हो सकती है। कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, ऐसी क्या समस्या है जो हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का जीवन नहीं बचा पा रहे हैं। और इसी उद्देश्य से जो आज रवि प्रकाश जी ने और जो ऋषभ कुमार और शशि कनौजिया जी ने ई जस्टिस इंडिया, जो लीगल वेबसाइट आपकी है जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं, अब मैं भी जुड़ा हुआ हूँ ई जस्टिस इंडिया लीगल वेबसाइट से, उसके माध्यम से जो ये कार्य किया गया, इस पर हमें आज चर्चा करनी है। हम सबसे पहले यदि चर्चा की बात करें, जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय की, तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम किस देश में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो हमारे देश का संविधान है, हम एक भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, हम देश के नागरिक हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे अधिकार हैं, हमें नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ तौर पर वेरी क्लियर कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी, हम सभी, आप दर्शक, देखने वाले, श्रोता, सभी ई जस्टिस इंडिया लीगल वेबसाइट के लोग, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब सॉवरेन आ गए, सोशलिस्ट आ गए, सेकुलर आ गए, डेमोक्रेटिक आ गए, रिपब्लिक आ गए, ये हमारा गणतंत्र और तंत्र स्थापित हो गया। अब हम इसमें रहते हैं, हम सब नागरिक हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत श्रद्धा के साथ, भारतीय संविधान निर्माता समिति ने बहुत विश्वास के साथ इस संविधान को बनाया, निर्माण किया, संविधान समिति बनी, महीनों वर्षों काम हुआ, बहुत खर्च हुआ, और उसके आधार पर हम जी रहे हैं। आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं देश को। तो जब हम कहते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल,
सभी को क्या मिलेगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योरिटी ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। जब न्याय की बात आती है तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय की बात आती है। अब हमें देखना है क्या हमें जस्टिस सामाजिक तौर पर समान मिल रहा है? क्या हमें जस्टिस, जिसे न्याय की बात की जा रही है, क्या हमें सबको समान रूप से मिल रहा है? क्या हमें आर्थिक न्याय मिल पा रहा है? क्या हमें राजनीतिक न्याय मिल पा रहा है? अब हम बात करें स्वतंत्रता की, लिबर्टी ऑफ थॉट। क्या हमें बोलने की आज़ादी है? क्या हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी है? क्या हमें विश्वास, बिलीव करने की आज़ादी है? फैथ और वर्शिप की आज़ादी है? पूजा और इसकी आज़ादी है? अब कहते हैं इक्वलिटी, समानता, जो हमारे मेंस राइट से बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इक्वलिटी की बात करते हैं तो ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब हमें समानता की बात की जाती है तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये दिया, ठीक है। तो जब हमें स्वतंत्रता, जब समानता दी गई है, जब हमें जेंडर भेद, लिंग भेद, ये सब कुछ नहीं होगा हमारे साथ, तो फिर महिला पुरुष के साथ भेदभाव क्यों? विषय ये आता है, जब ये सब कहा गया है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? विषय आता है जब महिला आयोग है, ठीक है, आपने महिला आयोग बनाया, हमें कोई विरोध नहीं। आपने महिला मंत्रालय बनाया, हमें कोई विरोध नहीं। आपने वुमेन हेल्पलाइन बनाई, हमें कोई विरोध नहीं। आपने वुमेन हेल्प डेस्क बनाई पुलिस स्टेशन में, हमें कोई विरोध नहीं, हमें होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ जिसकी जैसी चाहिए। लेकिन जब आपने ये बनाया, फिर वही उसी घर की एक पीड़ित महिला के लिए तो महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला कमीशन है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, और उसी घर से पीड़ित एक पुरुष, एक वृद्ध पिता, एक वृद्ध जेठ, एक वृद्ध ससुर, एक छोटा भाई, एक चचिया ससुर, ददिया ससुर, ग्रांड, बहुत रिश्ते होते हैं, वो भी पुरुष हैं। अब वो पीड़ित हैं, वो कहाँ जाएं? उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? वो अपने दर्द को लेके कहाँ जाएंगे? एक घर की महिला गई, उसके लिए तुरंत पुलिस आ गई, तुरंत वुमेन हेल्पलाइन आ गई, तुरंत इस नंबर से ये पुलिस आ गई, इस नंबर से महिला आयोग आ गया, इस नंबर से ये आ गया, इस नंबर से ये आ गए, सब आ गए, पूरा घर भर गया, उठा के ले गए उसे, ठीक है, जो होगा। लेकिन जब वही महिला पीड़ित होता है, जब वही बहू एक ससुर को पीटती है, जब वही पति, एक पत्नी पति को मार देती है, एक वही जेठ, उसकी बहू उस पर झूठे केस लगा देती है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, मकान चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, पैतृक प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहिए होता है, अधिक हिस्सा चाहिए होता है, तो उसके बदले में रेप केस लगा दिए जाते हैं, झूठे केसों की भरमार हो जाती है, लाइन लग जाती है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ डिस्टर्बेंस शायद, पता नहीं, आवाज़ आ रही नहीं आ रही हमारी, पहुंच रही नहीं पहुंच रही, यही तो थोड़ा सा है इसमें। ये सब क्या म्यूट है इधर? देखिए, तो ये चलिए, जो विषय है मैं वही रख रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब पीड़ित पुरुष होता है, महिला भी पीड़ित हो सकती है। यदि महिला पीड़ित हो सकती है, जैसे हम सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, अगर महिला पीड़ित हो सकती है तो पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। और इस सच्चाई को स्वीकार इस देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग, संविधान के निर्माण और संविधान के संचालन और कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित लोग, विधायिका से संबंधित लोग,
विधानसभा और संसद, राज्यसभा, लोकसभा से जुड़े हुए लोग, न्यायविद, इनको स्वीकार करना चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इस विषयों से जुड़े हुए लोगों ने कभी पुरुष पीड़ित ना रहे हों, ऐसा भी नहीं है। इस देश के राजनेताओं ने पीड़ा की वजह से आत्महत्याएं की हैं, मृत्यु हुई है उनकी, सुसाइड हुए हैं। इस देश के संतों ने, जो कि संत वर्ग रहा है, मध्य प्रदेश के एक संत थे, मेरे अच्छे मित्र थे, बहुत स्वभाव अच्छा, संतों के लिए इस देश में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये देश आस्था और विश्वास का रहा। उन्हें भी एक महिला की वजह से आत्महत्या करना पड़ा, परिवार की महिला की वजह से आत्महत्या करना पड़ा। इस तरह के जो हैं, उसमें सबसे बड़ी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन आज जो हो रही है, जिसकी वजह से मेंस राइट की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि आत्महत्याओं के मामले बढ़े हैं। एक महिला आत्महत्या करती है, सुर्खियां बनती हैं, अखबारों की कटिंग बनती है, ब्रेकिंग बनती है, एसडीएम पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, एफआईआर होती है, सब कुछ होने लगता है, पूरी प्रोसीडिंग होने लगती है, सच झूठ होने लगता है, सच भी हो झूठ भी हो, केस बनते हैं, गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं, परिवार तबाह होता है। लेकिन जब एक पुरुष परिवार में आत्महत्या करता है तो उसे सिर्फ एक सिंपल कह दिया जाता है, वो मर गए, वो एक्सपायर हो गए, सुसाइड शब्द तक नहीं आता है, क्योंकि वो तो मर चुका होता है, वो बस मृत्यु हो जाती है, जबकि वो मृत्यु नहीं है। वो बहुत विषम परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, जीवन झेला है। बहुत कोई व्यक्ति ऐसे नहीं सुसाइड करता है, आप समझें केवल आवेग है, कुछ सेकंडों के आवेग की वजह से आत्महत्या होती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले कई दिनों, कई महीनों झेल रहा होता है, अपने को मर रहा होता है, जी रहा होता है, जिंदगी और मौत के बीच वो झूल रहा होता है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते झूलते वर्षों, महीनों, हफ्ते, घंटों, दिनों, जब वो झूलते झूलते टूट जाता है तो उसकी ज़िंदगी वाली जो रस्सी है, जिस पर एक हाथ में ज़िंदगी होती है और एक हाथ में मौत होती है, तो एक हाथ उसका ज़िंदगी वाला छूट जाता है और मौत अपने आगोश में ले लेती है। तो ये जीवन की सच्चाई है, और इस सच्चाई को आज इस देश में फैलाने के लिए जिम्मेदार है हमारी कानून व्यवस्था, हमारा न्यायिक सिस्टम। और ये बीमारी ऐसा नहीं कि 30-35 साल पे फैलती हो, शादी के बाद फैलती हो, निश्चित नहीं है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फैल जाती है, ये ब्रेक हो गया है, ब्रेक के बाद सुसाइड हो जाते हैं, बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। अभी पीछे कहीं कोई, अब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग अभी सुसाइड किया, सुशांत का देखिए। ऐसा नहीं है अर्थ अभाव में आत्महत्या होती हो, ऐसा नहीं है फिजिकली या बीमार होने की वजह से आत्महत्या होती हो, ऐसा नहीं है कि किसी तरह के प्रेशर की वजह से आत्महत्या होती है। ये आत्महत्या का इतना अधिक कारण बने हुए हैं, जो नाम भी हो, शोहरत भी हो, पैसा भी हो, धन दौलत, सब कुछ, जीवन में सब कुछ आप पालें, फिर भी अगर आपके पास पुरुषों के प्रति अधिकार नहीं है, कानून नहीं है, तो कानून और अधिकार ना होने की वजह से उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुशांत की हत्या या आत्महत्या को आप देख लीजिए क्या हुआ। झूलते रहेंगे, सीबीआई जांच, ये जांच, वो जांच करते रहो, आंदोलन करो, राजनीति करो, सत्ता पाओ, चुनाव जीतो हत्याओं से, लेकिन क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? क्या उस बहन का भाई वापस आ जाएगा? कि उस माँ बाप का बेटा वापस आ जाएगा? कि उन भांजे भांजियों का मामा वापस आ जाएगा? वो नहीं आएगा। राजनीति होगी, सरकार बनेगी, सत्ता बनेगी, अखबार बनेंगे, ब्रेकिंग बनेंगे, न्यूज़ चैनल को मसाला मिलेगा, लेकिन आपका जो ये जस्टिस इंडिया लीगल वेबसाइट है, मैं समझता हूँ वो आपका ये माध्यम लोगों को सही रास्ता, सही दिशा और बिल्कुल सही सटीक जानकारी, जो जानकारी चाहिए, जो समय समय पर चाहिए, उसको अवगत कराने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ई जस्टिस इंडिया और आप सबकी टीम के साथ पूरी तरह हूँ
क्योंकि जहाँ भी जैसी भी जिस तरह से भी लीगल इशू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज कानूनी जानकारी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। लोगों को पता ही नहीं है कि अधिकार इसमें भी बन सकते हैं। मेंस राइट अभी नहीं है, हमें भारत के संविधान ने नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हम इन IPC और इससे भी अधिकार पैदा कर सकते हैं। हम अपने अधिकारों को जगा सकते हैं। हम अभी सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हुई है, हाई कोर्ट बंद नहीं हुई, हम अप्रोच कर सकते हैं। अब केसों की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, स्टूडेंट लाइफ से जो चलता है उसका भी एक अलग दायरा है। किस तरह से शोषण होता है, किस तरह से मित्रता की, फिर उसमें घुलते रहते हैं बच्चे, लड़के घुलते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नहीं तो रास्ते से भटक जाते हैं, नहीं तो ड्रग्स लेने लेते हैं। ऐसे ही बहुत से मामले हैं। जो सुसाइड नहीं कर पाते हैं वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, वो भी मेंस राइट पीड़ित हैं। मैंने इस पर बहुत काम किया। मैं कई जो ड्रग्स के चलते थे उनसे बात की, जो ड्रग्स सेंटर चलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र जिसे आप लोग बोलते हैं, ड्रग्स एडिक्ट कंट्रोल, वहाँ गया। वहाँ सबकी हमने लिस्ट ली, सबकी उम्र ली। कई हमारे मित्रों के चलते हैं, NGOs के माध्यम से चलाते हैं, वो NGO के माध्यम से चलाते हैं, उनका अलग प्रोफेशन है, समाज सेवा है। लेकिन मुझे उनके NGO से नहीं था, मुझे उसके प्रोफेशन से नहीं था, मुझे उनकी आय और व्यय से नहीं था। लेकिन मैं इसमें गया कि इसमें इस उम्र के लोग जो इतने यहाँ पेशेंट बने बैठे हैं, कारण क्या है। वहाँ का हमने लिस्ट ली, वहाँ की हमने सबसे बात की, वहाँ की पूरी चर्चा की और देखा उसमें से 45% जो एडिक्ट थे, 45 to 60% के बीच का था, कोई 50 इस तरह से था। तो उनके बीच का जो मैंने लिया युवा, उनके बीच में कोई ना कोई ऐसी लड़की, ऐसी महिला थी जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो गए, नशा लेने लगे। नशा शुरू किया, पहले एक से शुरू किया, 2, 3, 4, फिर धीरे धीरे उसकी ताड़ना कहिए, प्रताड़ना कहिए, टॉर्चर कहिए, हरेसमेंट कहिए, क्या क्या कहिए, वो एडिक्ट हो गए। उनके परिवार वाले वहाँ कहते हैं, जब उनके परिवार वालों से बात की तो कि हाँ वो तो उस चक्कर में हो गया। कोई हरियाणा कहते वो तो उस छोरी के चक्कर में हो गया, कोई कहता उस लड़की के चक्कर में हो गया। लेकिन वो उनके लिए तो चलो ये है, उन माँ बाप के जीवन के लिए इतनी सहानुभूति काफ़ी है कि उनका बेटा जिंदा है। लेकिन उनके लिए क्या, जो व्यक्ति नस काट ली पूरी, नस काट के ब्लड निकल गया, ओवरफ्लो हो गया, मर गया, ट्रेन से कट गया, मेट्रो से कट गया, छत से कूद गया, जहर खा लिया, दवा खा ली, नशीली दवाएं खा ली, गोली मार ली, और ये हुआ। और इसमें आप ये कहें कि शिक्षा बढ़ाइए, एक सेमिनार था तो उन्होंने कहा आप शिक्षित करिए, शिक्षा पर जोर दीजिए अधिक। लेकिन मैंने कहा IAS क्या शिक्षा देंगे आप IAS को। ये लिस्ट है, इतने IAS ने आत्महत्या की, इतने IPS ने आत्महत्या की, इतने इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की। ये CISF की लिस्ट है, ये VSF की लिस्ट है, ये CRPF की लिस्ट है, ये आर्मी की लिस्ट है। मैंने कहा ये सब एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड थे। मुंबई में कितने, नेवी आर्मी के नेवी हिस्सा होता है, नेवी में ऐसे ऐसे अधिकारी पीड़ित, मर्चेंट नेवी के अधिकारी, उनके कितने मैटर हैं, उन्होंने सुसाइड किया, एक्सपायर हो। अब माता पिता, उनका बच्चा नहीं रहता है, परिवार के लोग उनके वो नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, बैठ जाते हैं चुपचाप। होता यही है कि मेरा व्यक्ति रहा नहीं, अब चुपचाप होके बैठ जाए घर पे। पुलिस अधिकारी चुप हो जाते हैं कि हमारे स्टाफ का था, वो उस चक्कर में था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। नेता कहते हैं हाँ ठीक है, वो छत होटल में था, वहाँ होटल पे पार्टी चल रही थी, वहाँ हॉट टॉक हो गई उससे, लड़की से, वो छत से कूद के मर गया, वो रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसने गाड़ी एक्सीडेंट कर ली, उसने रिवॉल्वर मार लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ क्या करते हैं, अब देखिए दूसरा एक पहलू, कुछ क्या करते हैं इस मेंस राइट, मानव जो पुरुषों के अधिकार ना होने की वजह से, इनके लिए पर्याप्त कानून ना होने की वजह से क्राइम का रुख करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी स्थिति में मैंने इतने अच्छे अच्छे MBA के स्टूडेंट, CA, लॉयर, अच्छे एडवोकेट, अभी पीछे के एडवोकेट ने आत्महत्या कर ली, 30 हज़ारी एडवोकेट ने आत्महत्या की, रोहिणी में एडवोकेट ने आत्महत्या की,
छतों से कूद के आत्महत्या की, घरों में कूद के आत्महत्या की। इस तरह से अब दूसरी तरफ क्या मुड़ते हैं, तो उसे कोई लगता हाँ ये व्यक्ति था, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को, इसने मेरी पत्नी को, इसने मेरी सास को, इसने मेरी इसको गुमराह किया, भटकाया, इसने भड़काया। फिर वो उठाता है कानून के हाथ में, फिर उसके हाथ में होता है रिवॉल्वर, फिर उसके हाथ में होता है चाकू, फिर उसके हाथ में होते हैं ये डेडली वेपन। फिर वो इन डेडली वेपन को लेके उतर जाता है क्राइम की दुनिया में। पुलिस उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि वो तो सभ्य है, वो सभ्य समाज का नागरिक है। उसकी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कौन रोक लेगा उसकी गाड़ी को? उसकी गाड़ी पे तो डॉक्टर का, सीए का, किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड स्टिकर लगा हुआ है। वो आतंकवादी नहीं है, वो चोर डकैत लुटेरा प्रोफेशनल नहीं है, वो हैबिचुअल अफेंडर नहीं है। उसने अपने जीवन को बदला क्राइम। ये सब कैटेगरी हैं, ये मैंने तिहाड़ जेल में देखा है। जेल में जाके मैंने काम किया, वहाँ सबसे मिला, बहुतों से। अब वहाँ क्या है, ये मर्डर किया। अब उसने क्या किया, उसे लगा कि मेरे को ये भड़का रहा, मेरी पत्नी को ये भड़का रहा था, मेरी इसको ये भड़का रहा था, उसने ले जाके उसको मार दिया। अखबारों की सुर्खियाँ क्या बनी, एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या, उन्हें बड़ा हिंदू राव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेट्रो रेलवे स्टेशन के नीचे लावारिस लाश मिली, सिर कटा हुआ मिला। खबरें ये बनती हैं, सिर कुचला हुआ मिला, काट के मार के डाल दिया नाले में, लाश मिली, 10 दिन पुराना शव मिला, लाश मिली। बस क्या था कारण? कारण क्या था? कारण यही था कि वहाँ पर उसने उसकी हत्या कर दी। पकड़ गया तो ठीक, नहीं पकड़ गया तो वो आएगा, पकड़ गया अपराध में, जेल जाएगा। अब वो जेल पहुंच गया, अब वो जेल में घुट रहा है कि मैंने, उसे क्या संतुष्टि मिल रही है कि मैंने बदला ले लिया, मेरे साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए मैंने बदला ले लिया। उसे लगता बदला, वो कहता ये बदला है। वो बदले की आग में भटक रहा है। बदले की आग बहुत बड़ी तेज होती है, वो सुलग रही उस बदले की आग में। मर गया, वो मर गया, जेल जाने वाला मर गया, क्योंकि वो तो जेल में रहेगा। छोटी सज़ा नहीं है, थोड़ी सज़ा नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। खैर मीडिया सब केसों को नहीं चलाती, नहीं फांसी की इसलिए बात नहीं होती। चलिए 10 साल हुई सज़ा, 15 साल, 20 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, बेल होने तक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ। जो लोग रहते हैं जेल में आज भी हैं, तिहाड़ में भी, आप आंकड़े मंगा लें। आप सब जो इस को सुन रहे हैं, ई जस्टिस इंडिया, जो ई जस्टिस इंडिया को आप सुन रहे हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं। आपसे कोई खोखली बात नहीं की जा सकती, आप खोखली बात स्वीकार नहीं करें। आपको आंकड़े चाहिए, आपको फिगर चाहिए, आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चाहिए, वो बताते हैं आंकड़े, आप उनमें देखें। हत्या के पीछे, आज आपको मैं बहुत पीछे ले जा रहा हूँ, संविधान से भी पहले, आईपीसी से भी पहले, सीआरपीसी से भी पहले, अंग्रेज़ों से भी पहले, जब बिल्कुल राजशाही थी, मुग़ल कहें, राजा कहें, कुछ भी कहें, झगड़े के 3 कारण बताए कि कोई भी झगड़ा, कोई भी मर्डर, कोई भी कारण, उसके 3 कारण हैं, ज़र, जोरू, ज़मीर। ज़र धन दौलत से संबंधित, आज भी वही है। जो धन दौलत की बात है आज भी वही है। धन को लेके आर्थिक झगड़े, इकोनॉमिक ऑफेंसिंग, इकोनॉमिक क्राइम, इकोनॉमिक लेके झगड़ा, लूट मार, पैसा, स्नैचिंग, रॉबरी, ये सब मनी से संबंधित है, सब में धन जुड़ा हुआ है। दूसरे तरह के अपराध हुए ज़मीन, धरती, प्रॉपर्टी, ज़मीन घोटाला, व्यापक घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, नेताओं के घोटाले, फैक्ट्रियों के घोटाले, कॉलोनी के घोटाले, शहरों के घोटाले, स्कैम, ज़मीन से संबंधित। क्योंकि इसकी भूख नहीं मिटती, जैसे धन की व्यक्ति की भूख नहीं मिटती है, व्यक्ति के अंदर की है। व्यक्ति के अंदर धन की भूख नहीं मिटती, कभी कोई नहीं मिटा पाया।
व्यक्ति के अंदर ज़मीन, अपना शासन, अपनी ज़मीन बढ़ाने की भूख कोई नहीं मिटा पाया। हर प्रधानमंत्री में ये भूख रहती है, हर देश के शासक में ये भूख रहती है, पूरी दुनिया में ये भूख कायम है। अगर ये भूख कायम ना होती तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या विवाद है, चाइना के डोकलाम पे क्या विवाद है, नेपाल और भारत के बीच क्या विवाद हो गया। नेपाल और भारत में तो रोटी और बेटी का रिश्ता था, नेपाल और भारत में तो रोटी और बेटी का रिश्ता था। सीता माता जनक की हैं, जनक नेपाल में है और यहाँ का सब था, लेकिन बस वही सीमा विवाद। राजाओं में ये भूख वैलिड मानी जाती है कि राजा का काम होता है अपने देश की प्रजा के लिए ज़मीन को बढ़ाना, सीमाओं को बढ़ाना, देश की संप्रभुता और इन सबको बढ़ाने के लिए प्रयास करना। व्यक्ति भी प्रयास करता है, कानूनी प्रयास करता है तो चलता रहता है, ठीक बात है, कानूनी प्रयास है, चल रहा है। लेकिन जब यही प्रयास गैर कानूनी बन जाता है तो देश की सीमाओं में भी झगड़ा होता है, सब जगह झगड़ा होता है। तो मैंने बताया, पहले ज़र धन की लड़ाई, दूसरी ज़मीन की लड़ाई। ये ज़मीन की लड़ाई घरों में भी है, परिवारों में भी है। सुप्रीम कोर्ट में कितने केस आते हैं, 2-2 गज की जगह पर, 2-2 गज की जो जगह है, 4 गज, 10 गज, 20 गज, 1 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 50, इतनी ज़मीन को लेके कई मर्डर होते हैं। फिर वो सीरियल मर्डर होते हैं, उसने उसका मारा, 2 साल बाद उसने उसको मार दिया, 3 साल बाद उसने उसको मार दिया, इस तरह से क्राइम बढ़ता। तो ज़र और ज़मीन ये दोनों हुए। तीसरा विषय आता है जोरू, महिला। ये मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ। आज आप कह रहे हैं पुरुष आयोग बनना चाहिए, आज आप कह रहे हैं मेंस राइट की बात होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं पुरुषों के लिए काम होना चाहिए, लेकिन जोरू तीसरा झगड़े का कारण रहा है। जोरू उस समय की महिला को लेके भी, चाहे उस समय पद्मावत का मुद्दा रहा हो, चाहे कोई मुद्दे रहे हों, ये सब रहे हैं महिला को लेके। चाहे उस समय द्रौपदी को लेके रहा हो महाभारत, चाहे द्रौपदी को लेके रहा हो, चाहे रामायण काल में सीता को लेके रहा हो। रामायण की कोई और विषय नहीं था, रामायण में कोई विषय नहीं था। कैकेयी से शुरू हुआ, राजा दशरथ में कोई कमी नहीं थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कोई कमी नहीं थी। कैकेयी से शुरू हुआ, मंथरा ने बीज डाला, कैकेयी से शुरू हुआ, और आगे जब चलता रहा तो सूर्पनखा भी हाजिर थी, उनका भी अवसर था। इस तरह से पूरी रामायण इन 3-4 महिलाओं पे हो गई। ये थी जोरू से संबंधित। द्रौपदी के खुले केश भीष्म पितामह को नहीं बचा पाया। द्रौपदी के खुले केश विदुर जैसे योग्य और बुद्धिमान की बुद्धि को फेल कर गए। द्रौपदी के खुले हुए केश कृष्ण जैसे प्रवीण 64 कलाओं के मालिक और सब कुछ एक्सपर्ट होते हुए, बड़े बड़े उस समय के एक्सपर्ट, विचारक, विद्वान सब कुछ थे, लेकिन वो द्रौपदी के खुले केशों का जवाब नहीं दे पाए और महाभारत हो गई पूरी। तो जोरू, ये जोरू का विषय ऐसा नहीं आज आया है, ये बहुत समय से चला आया है। सीरी फरियाद से रहा, लैला मजनू से रहा, सब जगह ये रहा है। इसीलिए उस समय तो हमारी सामाजिक और कानूनी बाध्यताएं आज जैसी नहीं थी, लेकिन आज का जो समय है हमें अपने भारत के संविधान से चलना है। आज हमारा राजा कोई अपने मुंह से बोला हुआ कानून नहीं चलाता। आज हमारा महामंत्री राजा का जो फरमान पढ़ दे वो कानून नहीं है। आज हमारे पास एक किताब है, भारत का संविधान है, कानून क्लियर है, जब उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सब हमें दी है तो हम उसका उस आधार पर प्रयोग करें। इसलिए ई जस्टिस इंडिया के इस प्रोग्राम का महत्व और बढ़ जाता है कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। आपने महिलाओं को अधिकार दिया, अगर उनके साथ पति गलत करता है तो 498, 406 का लगाइए,
लेकिन जब वही पति निर्दोष साबित होता है, वही सास ससुर जेठ निर्दोष साबित होते हैं, फिर उस महिला को सजा क्यों नहीं, फिर उस महिला को जेल क्यों नहीं, फिर उस महिला की कस्टडी क्यों नहीं, फिर उस महिला पर जुर्माना क्यों नहीं? जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके कानून में कमी रहेगी। आप 125 सीआरपीसी की बात करें, आज 498 406 का कितना दुरुपयोग हो रहा है। झगड़ा कुछ और होता है, घरेलू झगड़ा होता है, विचारों का तालमेल ना मिलना होता है और केस रजिस्टर्ड हो जाता है 498 406। 8 साल 10 साल 15 साल व्यक्ति धक्के खाता है, उसके बाद उसे एक दिन बरी कर दिया जाता है। वो तो 15 साल में मर लिया है, उसके जीवन में बचा क्या है? वो तो कोर्ट, तारीख, वकील, कचहरी, ट्रांसफ़र, हड़ताल, स्ट्राइक जा के दुखी हो चुका है। वो तो रोज़ रोज़ मरा है। आप उसे एक ही बार कह दें, एक ही बार डिसाइड कर दें। तो सबसे पहली बात, हमारी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, खासकर 498 406 और 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट और इससे रिलेटेड जो भी सिविल मैटर हैं, उनमें सबसे बड़ी हमारी और सबकी तरफ से ये मांग है और जायज़ मांग है कि ये केस टाइम बाउंड होने चाहिए। आप इन्हें कहें 6 महीने में निपटेंगे, 1 साल रख लीजिए, 1 साल में निपटेंगे और डिसाइड होंगे, डिसीजन होगा। आप पॉक्सो के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, आप रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, लेकिन उस पुरुष का क्या होता है जो झूठे रेप केस में जेल में रह के, ट्रॉमा में रह के जीता रहता है और अंततः उसे 10 साल बाद बरी कर दिया जाता है। 10 साल तक तो वो समाज में मर चुका होता है, उसकी इंसल्ट हो चुकी होती है, बेइज्जती हो चुकी होती है। मैं केवल, मेरा कहने का यही मतलब नहीं कि सारे रेप केस झूठे, ऐसा भी नहीं, सच्चे भी हैं। आईपीसी के आधार पर जो बने हुए थे केस थे, पहले थे, लेकिन जो इनका मिसयूज़ हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, विषय वो विषय सोचने का है, वो विचार करने का। अगर उस पर नहीं विचार किया गया तो हमारा समाज का ताना बाना टूट जाएगा, ढांचा टूट जाएगा। पीछे मीटू चला, आपने देखा किस तरह से मीटू का दुरुपयोग हुआ। तो क्या हमारे देश में धाराएं, केस, कानून केवल और केवल दुरुपयोग करने के लिए होते हैं? मीटू का दुरुपयोग हुआ, चले, बड़े बड़े नेता फंसे, बड़े बड़े पत्रकार फंसे, बड़े बड़े संत फंसे, बड़े बड़े हुए, लेकिन सच्चे भी हैं, झूठे भी हैं। तो लेकिन इसमें ये इस तरह का बनाया जाए कि यदि केस बरी होता है तो शिकायतकर्ता को भी दंडित किया जाए, दोषी किया जाए, इन्वेस्टिगेशन साफ होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, जांच में पॉलिटिकल नहीं आनी चाहिए, जांच में राजनीति द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, जांच में धन का प्रभाव नहीं आना चाहिए, जांच में जन का प्रभाव, बल का प्रभाव, ये सब नहीं आना चाहिए। ये आवश्यक निष्पक्ष जांच एजेंसियां हों, लेकिन दुख है हमारे देश में निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं हैं, राजनीति से प्रेरित हो जाती हैं। फ़ोन आते ही केस या तो टाइट हो जाता है या ढीला हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ऐसा कमाल का फ़ोन आता है, वो कैसा कमाल का फ़ोन होता है, ये विषय है सोचने का। जुडिशरी को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि कैसे केस बना था, किन परिस्थितियों में, पहले क्या कह रही थी पुलिस, अब उसके बाद पुलिस क्या कह रही है, इस बदलाव का कारण क्या है। कई केसों में शिकायतकर्ता पैसे लेके बैठ जाती है, पुरुष का तो प्रताड़ना हो गई और पैसे लेके बैठ गए। जब वो पैसे लेके बैठ गई तो फिर उसका तो हरासमेंट हो गया। तो ये जो पुरुषों से संबंधित मुकदमों की जो बाढ़ आई हुई है आज की डेट में, पहले डकैती के केस होते थे, सिविल होते थे और मैटर होते थे, एनडीपीएस ये दूसरे उनमें जाते थे केस है। लेकिन आज जो हैं पुरुषों से, जो पुरुष पीड़ित हैं उनके पुरुषों के ऊपर झूठे केसों की आज की डेट में बाढ़ आई हुई। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, और कानून का दुरुपयोग होना देश के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, युवा पीढ़ी के लिए भी गलत है। अब आप लें 125 सीआरपीसी केस को लें, बहुत होते हैं फाइल,
लड़की लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का 12वीं पास है, लड़की MBA है। वो अच्छा कमा रही थी, शादी से पहले कमा रही थी, शादी के समय तक कमाती रही, लेकिन जब उनमें तकरार हुआ किसी और विषय को लेके, लेकिन जब उनमें 125 CRPC का केस आया, लड़की नौकरी छोड़ के बैठ गई, केस डाल दिया, संबंध हो गए, लड़के से कोर्ट कहती है तू पैसे दे इसे, तूने शादी क्यों की थी? अरे उसने तो की थी शादी क्या कहा उसने कि शादी तो उसने इसलिए की थी कि ठीक है, अच्छा मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन वहाँ हुआ क्या, अब उसने मुकदमा डाल दिया, तब भी जैसे आप करें MBA होने दो, उससे क्या पड़ता है। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो MBA है कोई बात नहीं, वो डॉक्टर है कोई बात नहीं, वो ये है कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तुम चाहे कुछ ना कर रहे हो। ये गलत है, ये कानून के खिलाफ तर्क संगत नहीं। अब DB एक्ट 498 पूरा परिवार बांध दिया जाता है, ददिया, सास, चचिया, मौसिया, फूफा, पता नहीं कहाँ कहाँ के दूर के खानदान के लोग उसमें बांध दिए जाते हैं, उनको लपेट दिया जाता है, धक्के खाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, पिसते रहते हैं, कोर्ट कचहरी वकील ये सब रिप्लाई रिजॉइंडर काउंटर एफिडेविट एविडेंस सारे लगाते रहते हैं, यही उनका जीवन इसी में बीत जाता है। एक पक्ष और है इसमें जिसको जो सबसे ज़्यादा आहत होता है, जिसकी तरफ आपकी नज़र नहीं है, कानून की नज़र नहीं है, लोगों की नज़र नहीं है, बच्चे। जो उस दंपत्ति से जीवन से बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई नहीं देखने वाला होता है। माँ बाप का इंटरेस्ट तो उनमें से ख़त्म हो जाता है। माँ का इंटरेस्ट होता है मुकदमे लड़के पैसे वसूलने से, वो तो ATM मशीन समझा जाता है। ATM मशीन पति को जब समझा जाने लगता है फिर वो संबंध बच्चों का भी ख़त्म। बच्चे पीड़ित होते हैं, वो बेटा भी होता है, वो बेटी भी होती है, ना उनकी एजुकेशन, ना उनकी प्रॉपर केयर टेकिंग, ना उनकी तरफ नाना नानी ध्यान देते हैं। वो तो कहते हैं ठीक है उसके बच्चे पैदा किए हुए हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ। दादा दादी सोचते हैं अरे वो तो चली गई पैदा करके यहाँ, इन बच्चों का कौन देखे। वो ऐसे मतलब उनके जीवन में सब कुछ होते हुए, उनके जीवन में सब कुछ होते हुए उन बच्चों के जीवन में नाना नानी भी हैं, मौसा मौसी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, ताई ताया भी हैं, दादी दादा भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे, उनके बच्चों की मासूमियत चली जाती है, उनका बचपन चला जाता है, उनका बचपन खो जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन उनके लिए नहीं कर रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन को इस देश में बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, धन मिला है, पैसे मिले हैं, उनके धन घर ऑफिस भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें उनको बच्चा नहीं दिखता है, उनमें उनको बचपन नहीं दिखता है, वो बचपन बर्बाद होते नहीं दिखता है उन्हें। लेकिन मैंने देखे हैं उनमें से कई बच्चों को 12 साल 14 साल 15 साल की उम्र में क्राइम की तरफ चले जाते हैं। वो शुरू कर देते हैं अपने पैसों के लिए चोरी करना, वो शुरू कर देते हैं अपने खर्चों के लिए स्नैचिंग करना, वो सब अपना शुरू कर देते हैं गैर कानूनी काम। कोटा राजस्थान है, वहाँ अफीम का बहुत बड़ा काम होता है NDPS का। कितने गिरोह ऐसे हैं, कितने गिरोह ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों को समाज में टारगेट करके रखते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको धीरे से बहला फुसला के अपने में लेते हैं और उन बच्चों को जो NDPS है स्मैक, अफीम, कोकीन, हशीश, गांजा इनकी सप्लाई में काम कराते हैं। उनको करते हैं यूज़ कैरियर के रूप में। 14 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 16 साल 15 साल के बच्चे पे केस लगता है तो जुवेनाइल लगेगा। ऐसे गैंग जो अवैध व्यापार करते हैं, इनका NDPS का नारकोटिक्स का व्यापार करते हैं, वो ऐसे बच्चों को कैरियर के रूप में प्रयोग करते हैं। 2 किलो स्मैक उनको दे दी, बच्चा ले जा रहा ट्रेन पे, पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, निकल गया, क्योंकि उनके प्रति बच्चे, कई पुलिस अधिकारी को भी मैंने देखा
अब जानते हैं कि कैरियर यूज़ हो रहा है, वो उस गैंग की तरफ देखते हैं, कहते हैं नहीं तेरे को बंद करूँगा, मैं तो ढूंढूँ। और अच्छे पुलिस अफसर, तारीफ करना चाहिए ऐसे अधिकारियों की, जो जड़ में जाते हैं, पत्तों को नहीं पकड़ते, जो जड़ में जाते हैं कि ऐसे इसने किया तो ठीक है, इसको पकड़ेंगे, इसको ढूंढेंगे, कौन चला रहा है इसको, गैंग को कौन चला रहा है। कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिससे मिला उसी को बंद किया, बस वो बच्चा क्राइम का बादशाह बनता है। फिर 10 साल बाद जाके लोग कहते हैं इसने बचपन में 15 साल से शुरू किया था क्राइम। फिर लिखते हैं लोग, फिर चाहे विकास दुबे हों, चाहे मुन्ना बजरंगी हों, चाहे कोई हों, फिर इनका शुरू होता है सिलसिला इस तरह का। लेकिन उनके परिवार जिम्मेदार थे कि उनके सब कुछ होते हुए, सब कुछ उनके जीवन में होते हुए भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। किस लिए खो दिया? क्योंकि पुरुषों के लिए उनके पिता के पास अधिकार नहीं था। कितने पिता अपने बच्चों को ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। गार्जियनशिप एक्ट के तहत धक्के खाते रहते हैं, गार्जियनशिप एक्ट में भूलते रहते हैं। कानून कहता है गार्जियनशिप का, मदर इज़ ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। मदर के पास ज़्यादा सुरक्षित रहता है बच्चा, लेकिन मदर कितना सुरक्षा दे पा रही है, कितना अपने जीवन को बदल देती है, कितना कोर्ट कचहरी में पिस के रह जाती है। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा आहत होते हैं। मैं तो कहूँगा जो दादा दादी हैं, मौसा मौसी, नाना नानी, चाचा ताऊ ताई ताया, सबसे लड़ो, सबसे लड़ो, लेकिन उन बच्चों को बहुत अच्छा आसरा दे दो। उनको सब कुछ होते हुए भी अनाथ मत छोड़ो। अनाथ छोड़ने से आपको क्रिमिनल बढ़ेगा, वो क्रिमिनल आपके लिए भी आएगा। ऐसा नहीं वो क्रिमिनल कोई और हो, वो हमारे समाज का बनेगा। अगर आप अच्छे, जैसे कहा गया है कि अगर आप अच्छे स्कूल दे दें, अगर आप अच्छे कॉलेज स्कूल विद्यालय दे दें, तो आपकी शहर नगर में जेलों की संख्या घट जाएगी। अगर आप अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय, अच्छी सब चीज़ें दे देंगे, साफ सफाई सुविधाएं, क्योंकि स्कूल में आप व्यक्ति जीना सीखता है, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल से वो साफ सफाई, स्वास्थ्य, जीवन, चरित्र निर्माण, अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ सीखता है। अगर आपने अच्छे स्कूल दे दिए तो आपके जनपद से अस्पताल कम हो जाएंगे और जेलें कम हो जाएंगी और कोर्टें कम हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता इन तीनों जगह जीवन में कोई व्यक्ति जाना चाहता, कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं जाना चाहता। मैं तो अभी पीछे थोड़ा अस्वस्थ हो गया। कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं जाना चाहता, कोई व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता। व्हाट्सएप पे भेज दिया। इन दोनों जगह कोई नहीं जाना चाहता। तीसरी जगह कोर्ट है। एडवोकेट तो कोर्ट जाना चाहते, लेकिन वो भी किसी पर्सनल मामले में नहीं जाना चाहते। इसलिए ना कोई कोर्ट जाना चाहता है, ना कोई अस्पताल जाना चाहता है, ना कोई जेल जाना चाहता है। आप चाहते हैं जेलें ना बने, आप चाहते हैं अस्पताल ना बने, आप चाहते हैं कोर्ट ना बने, तो आपको बहुत अच्छे विद्यालय बनाने पड़ेंगे, बहुत अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे। अगर आपने बहुत अच्छे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, नर्सरी से लेके डिग्री कॉलेज तक बना दिए, तो आपके अस्पताल और जेल और कोर्ट घट जाएगी संख्या, वहाँ की संख्या घट जाएगी। ये दावा है मेरा। और विषय सोचना, और विषय इम्पोर्टेंट है बहुत, इस पर ई जस्टिस करे, इस विषय को भी और बढ़ाए, क्योंकि सब समाज की बात है। करवा देना कोर्ट पे। अभी थोड़ा सा बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। कोर्ट से एक केस में कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, फिर हम आपसे फिर जुड़ जाएंगे। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ आपको, सॉरी इसके लिए। शायद हम लोग फिर जुड़ गए हैं, आवाज़ आ रही नहीं, पता नहीं, लेकिन कनेक्ट हैं हम। पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपकी तरफ से आ गया तो ठीक है। तो बीच में कुछ मैटर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के,
तो चलिए वो भी निपट गए एक साथ। तो विषय ये था, मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, इन पुरुषों के प्रति पुरुष आयोग, पुरुष कानून न होने की वजह से बच्चे भी पिसते हैं। उनमें बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। तो ये भी एक विषय है जिस पर आप लोगों को भी और ई जस्टिस इंडिया को भी इस पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। अगला एक महत्वपूर्ण विषय जो इन सब बातों को लेके है, बुजुर्गों के लिए। जो बुजुर्ग हमारे परिवार के हैं, एक बहू और बेटे में झगड़ा होता है, ठीक है, जवान हैं, 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, 45 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, कैपेसिटी अलग है, इम्यूनिटी अलग है, क्षमता अलग है। लेकिन उन्हीं का एक बाप जो 70 और 80 साल के बीच है, उन्हीं की माँ जो 60 और 65 और 70 साल के बीच है, जिससे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, एक बार ऑपरेशन हो चुका है, न्यूरो प्रॉब्लम भी है उसे, पेट की भी समस्याएं हैं, घुटनों का भी दर्द है, कमर का भी दर्द है। उसको इतनी तो समस्याएं हैं, इतनी पीड़ा से वो पीड़ित है। और वो जब घर में देखता है अपने बेटे को पिटता हुआ, जब वो माँ देखती है अपने बेटे को पिटता हुआ, क्योंकि आज वो ज़माना तो चला गया कि पुरुष किसी महिला को ऐसा कुछ करे, ये तो सोचने की भी बात अब नहीं रही, ये तो सपने में भी नहीं आ सकता। तो जब वो देखता है उसके मन पे क्या बीतती है। क्या हम अपने वृद्धों को, हम बात करते हैं श्रवण कुमार बनने की, हम बात करते हैं वृद्धों के बारे में, तो क्या वो महिला अपने सास ससुर को न्याय दे पा रही है? क्या वो महिला अपने सास ससुर जो माता पिता जैसे हैं उनको न्याय दे पा रही है? क्या उसका फ़र्ज नहीं है? क्या उसकी आरती उतार के नहीं लाए थे वो? गेट पे जब आई थी शादी होके, विवाह लेके, तो वही सास ससुर थे जो ससुर आगे नाचता घूम रहा था और ससुर और सास की तो खुशियों की सीमा ही मत थी। तो क्या महिला को नहीं सोचना चाहिए? हम चाहते हैं एक ऐसा समाज बने जहाँ पुरुष और महिला के बीच की खाई ना हो, पुरुष और महिला के बीच की जो खाई, जो गड्ढा बन रहा है, ये ख़त्म हो और समानता हो, सरल एक मैदान हो जिस पर सभी घूम रहे हों, हरी घास हो इस पर, ऐसा समाज चाहते हैं, होना चाहिए। उस सास ससुर के बारे में, उन दादा दादी ददिया ससुर के बारे में कौन सोचेगा? ई जस्टिस सोचेगा, ई जस्टिस इंडिया उनके बारे में सोचेगा, ई जस्टिस इंडिया उन वृद्धों के बारे में सोचेगा, ई जस्टिस इंडिया उन बच्चों के बारे में सोचेगा, ई जस्टिस इंडिया उन पास पड़ोस के बुज़ुर्ग लोगों के बारे में सोचेगा, वो जो चाहते हैं कि इस परिवार में खुशियाँ रहें, इस परिवार के बहू और बेटे दोनों राजी से रहें, खुशी से रहें, प्यार से रहें। उन्हें नहीं पता क्या होता पुरुष आयोग, उन्हें नहीं पता क्या होते हैं मेंस राइट, उन्हें नहीं पता भारत का संविधान, उन्हें आईपीसी सीआरपीसी की नहीं जानकारी है, लेकिन वो ये चाहते हैं राजी खुशी से रहें, सब राजी खुशी से रहें। उन्हें राजी पता है, उन्हें खुशी पता है। तो ये चीज़ जीवन की है जिसको आगे आपको संभालना है, आगे इन विषयों को आपको ई जस्टिस इंडिया को संभालना है। मेंस राइट, वीमेंस राइट, पुरुष आयोग, महिला आयोग, बहुत कम फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। ये गड्ढा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस गड्ढे में लोग मरते जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आहत होती हैं, कुछ बेटियां भी आहत होती हैं, कुछ बेटियां भी जलाई जाती हैं, कुछ बेटियां भी होती हैं, लेकिन जो संख्या बढ़ रही है वो पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। और इसलिए पुरुष आयोग, मेंस राइट की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस पर आप लोगों को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा कि आप लोग इस पर काम करें, आगे बढ़ाएं, आगे करें। ये है हमारी सोच। और शायद एक दो कमेंट्स आ रहे हैं, कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहा है, कोई किसी तरह का, क्या देख लीजिए आप लोग। जो ई जस्टिस इंडिया के जो संचालक हैं, जो इस समय कंट्रोलर हैं,
जो ऑर्गेनाइज़र हैं। कुछ सवाल अगर हो किसी के तो वो पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, इस तरह से। But you can put in their questions in the chat box and I'll convey them to sir and sir can answer them. बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं मुझे। आस्था जी हैं, अविनीत कुमार दिख रहे हैं इसमें, एडवोकेट सुप्रतिम दास, एडवोकेट राकेश जी घटेकरी, अनुराग जैन, आशीष शर्मा। और इसमें दिखाओ क्या ये हटाओ, हटा दो, क्लोज हटा दो, क्लोज कर दो। एडवोकेट सुप्रतिम दास, एडवोकेट राकेश जी घटेकरी, अनुराग सेन हैं, आशीष शर्मा जी हैं, आशुतोषी पुजारी जी हैं, अवंतिका बछावत जी हैं, वैभव रंजन जी हैं, गौरी गुप्ता जी, हरिकृष्ण जी, हिमांशी अग्रवाल जी, स्फूर्ति दर्शना जी, केवल पटेल, कंचन जी, केशव भाटिया जी, कौशलेंद्र शर्मा जी, कौशलेंद्र शर्मा जी बहुत काम करते हैं। कौशलेंद्र शर्मा जी तो जहाँ तक हमें जानकारी है पुरुषों के लिए कुंजा रूहानी, मुस्कान कौशिक, मैथिली जी, निर्भया झा जी, निशांत कुमार, नीतीश, बहुत लोग को, खुशी सेन, ओजस्वी गुप्ता, पंकज रजोशर, मुस्कान जी, बहुत अच्छी बात है जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। सुरेंद्र शर्मा दिल्ली से सर। जी 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 जी। और बताइए कैसे हैं आप? अब है जी कि जैसे ये महिला योग है, हम चाह रहे हैं कि एक पुरुष हेल्पलाइन ट्रायल बेसिस पे ही चला दी जाए। जी, ये आपका बहुत अच्छा जी। तो उससे एक कम से कम डाटा आ जाएगा ताजो के इन लोगों को पता चलेगा कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। देखिए, इन सबको पूरा अच्छी तरह पता है कि प्रताड़ित होते हैं, ये खुद भी प्रताड़ित हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं ये खुद भी सब प्रताड़ित हैं, इसलिए ये ऐसी कोई प्रयोग नहीं करना चाह रहे जिससे कि आपकी बात को पुरुष आयोग बनवाने वाले हमारे करोड़ों साथियों की आवाज़ को, जो सैकड़ों संगठन हैं, उनकी आवाज़ को बल मिल सके, मजबूती मिल सके। इसलिए ये चाहते हैं इस बात को प्रयोग, ये समझते हैं, ये जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीआर जो कंट्रोल रूम है, पीसीआर कंट्रोल रूम है, आप वहाँ से आंकड़े निकलवा लें। वहाँ भी कॉल पहुँचती हैं कि मुझे मेरी पत्नी ने मारा, मुझे मेरी इसने मारा, मुझे इसने मारा, लेकिन वो कॉल अलग रखी रहती हैं, उनको पर एक्शन नहीं होता है कोई। ये है हर CAW सेल में, हाँ हर CAW सेल में भी कंप्लेंट जाती हैं। एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में जी भारतीय पत्नियां जो है जी, वो पत्नियां जो है पति को पीटने में तीसरे स्थान पर है। जी, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचती। अभी NCW अध्यक्ष जो है, चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, उन्होंने एक पोल डाला कि कुछ पत्नियां जैसे प्रताड़ित हो रही है तो अपने अपने कमेंट लिखें। जी जी, आवाज चलिए। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही कौशलेंद्र जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कौशलेंद्र जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इसमें इतने लोग जुड़े। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही, आवाज़ आ रही। सर मैं ये
कह रहा हूँ कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा जी ने एक पोल डाला था अपने ट्विटर हैंडल पर। जी इतने ही जवाब। इसमें वो डाटा ले रही थी कि पत्नियां जो पीड़ित होती हैं, लेकिन उस पोल में पतियों की तरफ से 78% कमेंट किए गए कि हम लोग अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हैं। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही तो बात है, विडंबना यही है। ये सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहे, ये सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाह रहे, ये समस्या है। पुरुष ये बात कहता नहीं कि मैं प्रताड़ित हूँ, और पुरुष ये बात कहता नहीं कि मैं प्रताड़ित हूँ। 10% केवल पुरुष कहते हैं। ये विषय सोचने का है, ये विषय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उतना ही जिम्मेदारी का है, उतना ही प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और लोकसभा और राज्यसभा के लिए है। हेलो सर। जी सर मैं संदीप बोल रहा हूँ, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं? सवाल थे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली से। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। हाँ, बहुत और अच्छा। सर मेरे मन में सवाल ये है जी कि जैसे एक तरफ लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जो इन लोगों को मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है। जब बाद में जब ये फंस जाते हैं तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। तो सर ये मतलब आप क्या सोचोगे? तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक इम्पार्शियलिटी नहीं है मैन और वुमेन के बीच में? ये पुरुष और महिला के बीच महिला कानूनों ने इतनी गहरी खाई खोद दी है, इतने गहरे गड्ढे खोद दिए हैं जिनको अगर पुरुषों के लिए कानून नहीं बना, अगर पुरुष आयोग नहीं बना तो ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि इसमें देश का तमाम युवा वर्ग खत्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होगा ना, जब लड़का पैदा होगा लोग तब उसे मारने लगेंगे, उसकी भ्रूण हत्या होने लगेगी, प्रेगनेंसी टेस्ट होने लगेंगे कि प्रेगनेंसी में लड़का है तो मार दो, उसको अबॉर्ट कर दो। ये शुरू हो जाएगा। यही अगर बढ़ता चला गया धीरे 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 धीरे। मैं इंटर्न कर रहा था, क्या नाम है, मैंने एक फैमिली को जी सुना तो आधा पढ़ी लिखी थी लड़के से, और लड़की मतलब डिमांड कर रही थी 30 या 40 लाख रुपए समथिंग, वो डिमांड कर रही थी मेंटेनेंस के तौर पे। जी उनका तरीका, तो उन्होंने ऐसा अननेचुरली उन्होंने इतना डिमांड कर दी। जी यही हाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है। अब जिसकी क्षमता है 3 लाख की, वो 40 लाख कहाँ से देगा? तो वो आत्महत्या करेगा, तो वो सुसाइड करेगा, या डकैत बनेगा, या क्रिमिनल बनेगा, या क्राइम करते समय मारा जाएगा। यही तो होगा इनमें से, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। या जेल रहेगा, जेल कोई रहना नहीं चाहता, कोई भी मेंटेनेंस के पैसों के लिए जेल नहीं रहना चाहता। जेल क्यों रहे? जब आर्टिकल हमें बात का संविधान कहता है जीने का अधिकार देता है, तो हम जेल में क्यों रहें? केवल इसलिए ये जो कानून बने हैं, ये इस तरह के बने हैं कानून जो कि अनैतिक भी हैं, असामाजिक भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, असंवैधानिक भी हैं, परिवार की नीति नियम सिद्धांतों से भी अलग हैं, समाज से अलग हैं, और जो महिला और पुरुष के बीच में खाई खोद के हमारे परिवारों को, हमारे परिवार जिसे बहुत बड़ा रूप कहा जाता है, परिवार ही देश का सबसे बड़ा रूप होता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने में लगे हुए। अगला कोई क्वेश्चन हो तो देख लें, अगला कोई क्वेश्चन हो तो देख लें एंकर साहब। So sir, I have a question. So sir, हमारी जो इंडियन पीनल कोड है, जो इंडियन क्रिमिनल सिस्टम है, वो ब्रिटेन के इंडियन पीनल कोड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर
इंडियन खुद की पीनल कोड बनाते, मतलब विदाउट बोरोइंग आइडियाज फ्रॉम ब्रिटेन, तो ऐसे लूपहोल्स एग्जिस्ट नहीं करते सिस्टम में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पूरी तरह से कॉपी भी नहीं है, कई देशों का इसमें मिश्रण है, ब्रिटिश का है और इंग्लैंड है, ये मतलब कई देशों का, 3-4 देशों का तो पूरी तरह से है ही उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो हमारी है, इंडियन पैनल कोड है जब तो, लेकिन इंडियन पैनल कोड को भी हम कर सकते हैं, संशोधन के हैं, कई संशोधन आए हैं, जब पॉक्सो में 2-2 बार संशोधन आ गए, जब संशोधन हो सकते हैं तो समय परिस्थितियों के अनुसार, समय और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। उस समय की समय परिस्थिति क्या थी, आज की समय परिस्थिति क्या है। आज आधुनिकता के नाम पे पुरुषों का शोषण होने लगा है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुरुषों का शोषण होने लगा है, तो इस तरह से जो भी है तो उसको किया जाए। रहे कानून, वो भी हम नहीं कहते हैं कि महिला आयोग, महिला कानून, महिला मंत्रालय और ये ख़त्म कर दीजिए ना, वो भी रखिए, हमारी भी सुनिए, लेकिन जब आप हमारी नहीं रखे तो उनके भी ख़त्म कर दीजिए, फिर दोनों को बराबर रखिए, फिर एक आईपीसी के तहत चलने दीजिए, फिर एक्स्ट्रा क्यों, फिर किससे? जब समाज के लिए गलत संशोधन हो सकते हैं, एंटी रेप ला के, जब समाज के लिए एंटी रेप ला लाया जा सकता है, जब समाज के लिए अभी 2012 के बाद से इतने एंटी रेप ला लाए जा सकते हैं समाज के लिए, गे को छूट दे दी गई, 377 को ख़त्म कर दिया, अभी ये अंग्रेज़ों के बाद की बात है, 377 को ख़त्म कर दिया गया, गे को कानून उसमें मान लिया गया, कानूनी मान्यता मान ली, 494 494 जो जार्म कर्म था, इस तरह से पत्नी के साथ कोई इस तरह के संबंध हों तो उस पर छूट दे दी गई, वो कानून ख़त्म कर दिया गया। अभी पीछे 200 से ज़्यादा कानून ख़त्म किए गए, मोदी जी की सरकार में ख़त्म किए गए। तो जब ऐसे हो सकते हैं, नए कानून बनाए गए एंटी रेप ला, जब ये बनाए जा सकते हैं तो इसमें भी पुरुष आयोग बनाना चाहिए और पुरुषों के लिए हक के लिए कानून बनाना चाहिए। कौशलेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही, कुछ दिन के लिए ही आप एक पुरुष हेल्पलाइन तो चला सकते हैं, एक नंबर तो फ्लैश कर सकते हैं। जब आपने अभी कोरोना में इतने नए नंबर फ्लैश किए, कोरोना में इतने तरीके से आपने किया, तो कौशलेंद्र शर्मा जी ने बहुत सही कहा, तो आप पुरुषों के लिए एक हेल्पलाइन, एक देश भर की हेल्पलाइन बना दीजिए। उससे थाने से जो, थाना तो आपका जुड़ा हुआ है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को अभी लागू किया, तो ऐसे ही इसको थोड़ा लागू कर दीजिए, आपके पास आंकड़े आ जाएंगे, फिगर आ जाएगी कि इतने पुरुष पीड़ित हैं, जिससे आपको आगे कानून बनाने में मदद मिलेगी। और हेलो जी जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रियंका है और मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ बंगाल से। जी बताइए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ देखिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ देखिए आप। जब तक कनेक्ट हो रही है तब तक दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं लोग। सो वी हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन कि जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल हो सके इंडिया में? जेंडर इक्वालिटी के लिए इट इज़ अ वेरी नेसेसरी for everybody. Actually this fight is not only construct only few NGOs which are working for men's right, but this movement should go to each and everywhere, to each and every corner, from Guwahati to Chowpatty, from Kanyakumari to Kashmir. That is very necessary because the persons, grievances persons, complainant persons, victim persons are available all over India. Number of persons cases, you see POCSO Act has come into force, special courts have been confounded by love cases. In love cases, POCSO cases cover data on similar cases involving children who have committed such an offence which come before the Juvenile Justice Board is not easily available.
in a very clear case, the state versus Suman Das versus in that case, 15-year girl left home, had married a 20-year-old man. Her father filed a complaint alleging that the man had kidnapped and sexually assaulted her. In court, the girl admitted to having gone willingly and to having sexual intercourse. London judge was of the view that a strict interpretation will be action. Lekin what fruitful purpose served till she was pregnant, she was having relation, she accept everything. When she was accepting of the POCSO Act, would mean that the human body of every individual under 18 years of age is the property of state? Who can say? Who authorize in POCSO? But after 2012, in Nirbhaya case, POCSO Act come enforcement, passed in night session, start in Parliament House, and POCSO start in the property of state. And no individual below 18 years of age can be allowed to have the pleasures associated with one's body. He reasoned that words penetrative sexual assault used in section 3 of the POCSO Act go to suggest that where physical relationship or sexual intercourse had taken place with consent of a girl child which is not deprived of the coercion or not the nature of the assault. When we discuss the nature of the assault, if we discuss nature of the assault depends on the case to case, person to person, FIR to FIR, charge sheet to charge sheet, medical to medical. So, like these type cases are a fundamental right and fundamental uses of the person. But in the POCSO Act, in the another also case, State versus Ash Muhammad, a 14-year-old girl was in sexual relationship with a landlord, and a complaint was registered, was filed by the mother of discovering that the girl was 6 months pregnant. In court, the girl admits that the matter was reported only because the man had refused to marry her. During the proceeding of the accused offered to marry, the girl deposited a sum of rupees 30,000, only 30,000 in her name, to provide shelter her mother. The couple got married. When he was released on bail, the judge ensured compliance with the undertaking and acquitted the accused as the girl and her mother erected their statement, retracted the matter. In a number of cases, teddy bear clinic of abused children or minister of so, that is a different thing. What happened in these type cases in India, in other country, same matter. But in India is totally misusing the anti-rape law, which is totally against the persons, against the men's. Sir, am I audible right now? Yes. I can hear you. I can hear you easily. Yes. Or any other question? Sir? Yes. Sir, मैं हिमांशी हूँ, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बंगाल. Yes. हम सब जानते हैं, हम लोग सब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से मेंस कमीशन फॉर्म नहीं हो पा रहा है या हम लोग इस चीज़ की हेल्प नहीं कर पा रहे. बट ऐसा क्यों हो रहा है? आई मीन ऐसा क्या मेन रीज़न है जो रोक रहा है कि हम लोग एक कमीशन डेवलप कर पाए या कोई हेल्पलाइन क्रिएट कर पाए जिससे हम लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकें? ये हमारी इट इज़ द डिफिशेंसी आवर यूनिटी. इफ़ वी यूनाइट देन वी फॉट. And government which are responsible, either West Bengal government or central government or any government of a state or other, everybody knows, everybody thinks so, everybody have complainant in the family, every family is the have grievances. But question arise, how can we work for men commission? The question arise. Then
what is the problem, what is the necessary need. If we unite, if we everybody in this matter, you know that only men are not suffered. Men are not suffering for men commission. Women's, number of women's, number of old citizens, number of old lady are suffering, very much harassed, physically, financially, mentally harassed, regularly harassing by the cases, false cases, fabricated cases. This is the fact. क्या हुआ नहीं इनके कंप्लीट? क्या हुआ नहीं? हाँ चलो कर लेना, तुम करवा लो। यस यस हाँ जी, हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी बताइए। सर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर जी मृत्यु का मुख्य कारण है। जी। हमारी सरकार कभी भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाती है। अगर पुरुष आयोग होता तो वो भी लोगों को बताता कि प्रोस्टेट कैंसर के कारण कितने पुरुष मरते हैं। जी ये आपका क्वेश्चन जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी है और सारे जो श्रोता और दर्शक हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, वो भी सोचेंगे इस बात को। और ये मेडिकल की बात भी अच्छी आई है, मेडिकल ग्राउंड पे। इस पे भी आप स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखिए कि इस पर आंकड़े इकट्ठे करें, इस पर आंकड़े इकट्ठे करें, जो कि आंकड़े बहुत ज़रूरी भी हैं और इस आंकड़ों से आपके लिए बहुत बल मिलेगा और हम इस पर काम करेंगे। आप इस पर बताइएगा, जो भी करना है उसको करेंगे, ठीक है। और बताइए। और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो सर को। I don't think we have any more questions. So, sir, I'd firstly like to thank you for devoting so much time, मतलब अपने busy schedule से आपने time निकाला है जस्टिस इंडिया के लिए, and thank you for conducting such a wonderful and informative and insightful webinar. We're really thankful to you. Thank you from the team of E-Justice India. I would just like to say that a strong lawyer can be spotted by seeing their ability and willingness to deal with difficult and controversial issues. मतलब लॉ में अच्छा और बुरा दोनों होता है, and a good lawyer can मतलब if a good lawyer does not know how to face the bad side, how can he face the good side first? How can he line up to face the good side first? So sir, it was lovely having you with us here. We are really very grateful to you for conducting this webinar and devoting your time. We hope to have you for further sessions in the future as well. Thank you so much, sir. थैंक यू ई जस्टिस इंडिया की, और आप इतना अच्छा होस्ट कर रही थी। आप सबकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समसामयिक विषयों जो समाज देश को नई दिशा और दशा दे सकें, हमारी युवा पीढ़ी को नई बात बता सकें,